नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, कोई अगर एक मंजिल है, उस पे पहुंचने के लिए 8-10 रास्ते होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो मंजिल तक पहुंचेगा जिसको सबसे सटीक रास्ता पता हो। सबसे सटीक रास्ता पता होगा तो वह सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे आगे होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो उसमें और कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ भी रास्ते कई हैं। लेकिन अगर आपको सबसे सटीक रास्ता पता हो जाए, तो आप सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे और अपनी एक सीट अपने नाम कर पाएंगे। मैं अपने तैयारी के अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे सटीक रास्ता, सबसे अच्छा मार्गदर्शक कोई हो सकता है, तो वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यानी विगत वर्ष के क्वेश्चन, जिसको पीवाईक्यू भी कहते हैं, उससे ज़्यादा सटीक रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं हो सकता। कोई कोचिंग नहीं, कोई टीचर नहीं। उस आयोग द्वारा, उस बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पहले बनाए गए हैं, वो आपको सिखाते हैं सबसे सटीक रास्ते। इसलिए हम पीवाईक्यू के लिए और रेलवे ग्रुप डी 2025 में पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी सीरीज है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। यानी हम 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और यह पूरे पीवाईक्यू होंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और यह कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं? सबसे लेटेस्ट वाले, जो 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सबसे लेटेस्ट हैं। इससे अच्छा आपको मार्गदर्शन कोई नहीं दिखा सकता। आप ये पीवाईक्यू करने के बाद, ये सीरीज देखने के बाद, आप ग्रुप डी की मांग को समझ जाएंगे। मांग मतलब कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक हमें छोड़ने चाहिए, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से किस गहराई तक क्वेश्चन बनते हैं, ये सब चीजें आप यहाँ से समझेंगे। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कैसे? क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन हैं, बोर्ड द्वारा, आरआरबी द्वारा बने क्वेश्चन हैं, इसलिए अगर आप इसको क्वेश्चन पहले एक रफ शीट ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, उस पे 50 तक क्वेश्चन लिख जाइए, 1 2 3 4 50 तक संख्या लिख लीजिए, और वहां पर जब क्वेश्चन डिस्कस हो, पहला क्वेश्चन, तो उसके सामने आप क्या सही मानते हैं उसको लगाइए, और जब आंसर डिस्कस हो तो उसे सही गलत करते जाइए। इससे लास्ट में आपको पता चलेगा बोर्ड द्वारा जो बना है क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चनों में मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। और यहाँ पर जब क्वेश्चन डिस्कस होता है, तो ये केवल 50 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आपका रिवीजन होगा, जो चीजें आप पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, और जो चीजें नहीं पढ़े हैं उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इसमें अभी तक 12, ये 12वीं वीडियो है, 12वां डे है। इसमें हम लोग 11 वीडियो ला चुके हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इन सभी टॉपिकों को कवर कर लिया गया है। और अगर आप देखे नहीं है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस के साथ ये बताया भी हूँ कि कहाँ से टॉपिक, किन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं, जाकर जरूर देखिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दिया गया है, जरूर देखिए। थोड़ा समय निकाल के स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 या 2x करके इसको देखिए, 2 गुना करके स्पीड से आप जल्दी वीडियो कवर कर लेंगे। और सभी वीडियो देखिएगा, सभी को प्रैक्टिस के हिसाब से लीजिएगा।
आज जो साइंस का हम डिस्कस कर रहे हैं और पीवाईक्यू से ही हमें पता चला साइंस से कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। पीवाईक्यू का ये भाग 4 है, यानी 3 वीडियो यानी 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये भाग 4 है विज्ञान का, ठीक है। और रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ और 10वां एग्जाम पास किया हूँ, तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमें मोटिवेट करते रहिए और आपका मोटिवेशन हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उससे हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और सोचते हैं और अच्छा कंटेंट दे दें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, ये बताना है। 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूर पर उत्तल दर्पण है, ये भी याद रखना। 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, हर शिफ्ट में। यानी एक बार अगर इसको आप जान जाओ, इसको कैसे हल करते हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। और एग्जाम में एक क्वेश्चन से हजारों लोग छटते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको जोड़ना है अपने खाते में। चलिए, ए 18 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर और डी 24 सेंटीमीटर। अभी तक आप ट्रिक कर लिए होंगे। चलिए, अच्छा, ऐसे जब क्वेश्चन पूछ दे, उसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। इस सूत्र को रटिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी बनेंगे, इस सूत्र को रख के आप हल कर लीजिएगा। अब 1/9 फोकस दूरी तो 9 दिया ही था, बराबर हमें v प्राप्त करना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी 1/v प्लस 1/18। 18 क्यों, वस्तु की दूरी। अब इसको हल कर लीजिए, 1/v, अब 1/, अब इसके यहाँ लग दिए तो इसको उधर ले जाएंगे, 1/9 प्लस 1/18, और 18 2 प्लस 1 3/18। 1/v का मतलब हो गया 1/6, यानी v का मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आप सभी लोग लगाएंगे। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है। सर्वाधिक धात्विक आपको बताना है, यानी परमाणु क्रमांक उसका पता होना चाहिए। ए कैल्शियम, बी बेरियम बेरिलियम और सी बेरियम और डी है स्ट्रोसियम। अच्छा, अब मैं अगर इनका ये परमाणु क्रमांक लिख दिया हूँ यहाँ 20, 4, 56 और 38, तो सबसे धात्विक वस्तु बनाने में आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से ही आप सही कर लेंगे, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें होगा सी बेरिलियम, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इसका 56 है, इसलिए सबसे ज़्यादा धात्विक है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बतानी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ए -5 डायोप्टर, बी 5 डायोप्टर, सी -0.05 डायोप्टर या डी पॉजिटिव में 0.05 डायोप्टर।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी नहीं भी पता है तो आपको रट लेना है इसको। इसका सूत्र होता है जो उसकी लेंस की क्षमता बतानी, पावर P बराबर 1/f होता है। यानी हमें P बताना है और 1/f, वो जो फोकस दूरी है 20 है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के इसमें लिखा जाता है। जो f है, अगर इस सूत्र में आप हल कर रहे हैं तो f को मीटर में लिखना है, यानी 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 0.2 मीटर होगा। तो यहाँ P बराबर 1/0.2। अब इसको हल करेंगे तो 5 डायप्टर आएगा। फोकस दूरी का मान मीटर में ही होना चाहिए, ये याद रखिए। अच्छा, 1/0.2 इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अगर जिसका मैथ कमजोर होगा वो सोचेगा ये क्या हो गया, बहुत आसान चीज है। 1/0.2 यानी दशमलव के एक स्थान बाद, अगर जैसे दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो 10 से दोनों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10/2। और इसको हल करेंगे, यहाँ 10 दशमलव एक अंक पे लग जाएगा ना, 20 होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 2 हो गया, यहाँ हो गया 5। बहुत बेसिक सा चीज है, लेकिन जिसका मैथ नहीं होता है उसको तकलीफ होती है, इसलिए बता दिया। चलिए चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? प्रकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है, कौन सा कोशिकीय घटक? ए राइबोसोम, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका द्रव, डी केंद्रक झिल्ली। कौन सा कोशिकीय घटक है अधिकांश प्रकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? चलिए, इसका होगा केंद्रक झिल्ली। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रकेंद्रिक यानी प्रोकैरियोटिक, ये ज्यादा आपको पता होगा। प्रकेंद्रिक मतलब प्रोकैरियोटिक और सुकेंद्रिक मतलब यूकैरियोटिक। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती या सरल होती हैं, और इसमें इसके उदाहरण है जीवाणु, आर्किया। वहीं यूकैरियोटिक जो होती हैं वो बहुत जटिल कोशिकाएं होती हैं और उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, और इसके उदाहरण है पादप, जंतु, कवक। समझ गए ना? तो पादप, जंतु, कवक जो हैं यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन जो जीवाणु या आर्किया हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, ये बहुत सरल कोशिकाएं होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ खाली स्थान है, होती हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, कैसी? ए समानांतर रेखाएं, बी ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं, सी प्रतिच्छेदी रेखाएं, या डी ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय, चुंबकत्व से बना क्वेश्चन है, बहुत मिनिमम क्वेश्चन बनते हैं, वही गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं, इसको रट डालिएगा। इसमें होगा ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, जो उत्तरी ध्रुव होता है, मान लो ये है, इसमें ये उत्तर इधर हो गया, इधर से घुसती और इधर से ऐसे निकलती दिखाई देती है। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं दिखाई ऐसी होती हैं, ठीक है ना? इधर से भी ऐसे नहीं, लेकिन इधर से निकल के उत्तरी ध्रुव पे निकलती दिखाई देंगी। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है ना? चलिए छठवां करेंगे, पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन जब वो श्वसन करता है
तो वह कौन सा उत्पाद है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है? ए गोंद, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी रॉल। बहुत सिंपल सा, बहुत नाजुक सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन बना था और इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए श्वसन के दौरान जो उत्सर्जन होता है वो CO2 का होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये मनुष्य के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि आज जो गर्मी आप इतनी देख रहे हैं, बरसात के महीनों में यानी जुलाई या अगस्त में, आज से अगस्त हो गया, इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जो पृथ्वी से जो तापमान निकलता है उसको रोक रही है और हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। याद रखिएगा, पौधों से जो श्वसन जब वो करते हैं तो CO2 निकलता है, लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें O2 निकलता है, यानी ऑक्सीजन। बहुत क्वेश्चन बनता है इसमें। 7वां, यहाँ खाली स्थान है। पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। कौन सा इसमें पद है जो मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? रजोदर्शन, बी हाइपरमोनिया, सी रजोधर्म, डी रजोनिवृत्ति निवृत्ति। इसको कहते हैं रजोनिवृत्ति। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, रजोनिवृत्ति, मोनोपॉज। जब मासिक धर्म एक आयु के बाद जो 45 से 50 की होती है, उस आयु में मासिक धर्म आने बंद हो जाते हैं। जो महिलाओं में रेगुलर सर्कल चलता है इसका, मासिक पीरियड का, तो हो जाता है, उसी को रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी मोनोपॉज कहते हैं। और रजोधर्म, ये मासिक धर्म या पीरियड जो भी कहते हैं, उसको कहा जाता है। अभी हमारा समाज बहुत जागरूक हो रहा है, नहीं तो पहले औरतें रजो धर्म के बारे में, मासिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, उसको छुपाती थी और गंदे कपड़े इस समय उपयोग करते थे, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आप अपने मेकअप का सामान या कुछ भी कपड़े लत्ते कम खरीदिए, लेकिन जब मासिक धर्म होता है तो आपको पैड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गंदे कपड़े कभी भी, कपड़े लगाने ही नहीं चाहिए, आपको पैड लेना चाहिए। बहुत महंगा पैड नहीं आता है। आप अपना कुछ चीज मत लीजिए, एक साल में एक कपड़ा मत लीजिए, लेकिन मासिक धर्म में आपको पैड ही इस्तेमाल करना है। ये मेरे जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, और जो बच्चे लड़के देख रहे हैं उनका भी धर्म बनता है कि वो लाकर उनको दें, पैड दें, ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये थोड़ा विनती वाली बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 8वां प्रश्न, 8वां है, ईस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट निम्नलिखित में से किस उत्पाद में परिवर्तित होते हैं? जब ईस्ट में किण्वन होता है उसके दौरान पाइरूवेट निम्नलिखित में से किस उत्पाद में परिवर्तित होते हैं? ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, सी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, या डी लैक्टोज और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अभी तक ट्रिक कर लिए होंगे आप। इसमें होगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ईस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट जो है कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, याद रखिए। 9वां है, यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो, यहाँ खाली स्थान है, ए प्रेरित धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बी प्रेरित विभवांतर घटेगा, सी प्रेरित धारा घटेगी, डी प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और इसका होगा उत्तर डी, प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको विभवांतर कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर ही विभवांतर होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो यदि किसी एसी जनरेटर, एसी वाला जनरेटर है, एसी करंट, ठीक है ना, ये आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगला 10वां, निम्न में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं? निम्न में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? ए पाइरुविक अम्ल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी एथेनॉल, डी ग्लूकोज। किसके अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? किस अणु में? इसमें से जो दिया है, चलिए ठीक कर लिए होंगे। 10वां का होगा ए पाइरुविक अम्ल जो होता है उसमें कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, यहां से देख लीजिए। C3H4O3 यानी C3 है, यानी कार्बन 3 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा पाइरुविक अम्ल में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 3 होते हैं। 11वां प्रश्न करेंगे सभी लोग, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है। अरे भाई बहुत सिंपल है, ए ध्रुव, बी ध्रुवी पदार्थ, सी ध्रुवी क्षेत्र, अरे चुंबकीय पदार्थ, सी चुंबकीय क्षेत्र और डी चुंबकीय रेखाएं। मेरे भाई साहब आप ये देखिए ना, यहाँ कोई पदार्थ है, इसमें चुंबकत्व है और वह यहाँ तक अपना प्रभाव रखता है, यहाँ तक वह बल लगा सकता है, तो यह क्या होगा? इसका ये चुंबकीय क्षेत्र ही न कहलाएगा ये पूरा। तो इसमें सही होगा सी चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है। 12वां, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? एक कार्बन परमाणु के साथ, एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? ए में 1, बी 4, सी 2 या डी 3? चलिए इसमें होगा सी 2। अरे मेरे भैया ये हो गया ना CO2, कार्बन परमाणुओं के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों, एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कार्बन परमाणुओं के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है? तो सी जो कार्बन है उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ओ जो ऑक्सीजन है उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में 2 की साझेदारी होगी ना, इसका आंसर होगा सी का 2। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने सभी लोग करेंगे। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, यहाँ खाली स्थान पर निर्भर करती है, किस चीज पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? ये तापमान, बी लंबाई, सी दाब, डी मोटाई। प्रतिरोधकता से बना क्वेश्चन है, तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर। 2 कारक इसमें महत्वपूर्ण होते हैं प्रतिरोधकता में। पहला होता है पदार्थ की प्रकृति, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, और दूसरा तापमान। तापमान बढ़ रहा है, धातुओं में प्रतिरोधकता बढ़ती है और अर्ध धातुओं में प्रतिरोधकता घटती है। जब तापमान बढ़ाया जाता है तो जो धातु होगी उसमें प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उसमें प्रतिरोधकता कम होने लगती है। तो एडिशनल जानकारी है, लेकिन प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वह 2 कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है, एक पदार्थ की प्रकृति और दूसरा तापमान। 14वां करेंगे, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं?
वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? ए विनिमय अभिक्रियाएं, बी विस्थापन अभिक्रियाएं, सी अवक्षेपण अभिक्रियाएं, डी द्विविस्थापक अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए ट्रिक कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। रट डालिएगा। 15वां, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति उपभोक्त यानी उपभोग होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बन रहे हैं, तो आप आज देख लीजिए और ऐसे सूत्र को इसके रट डालिए। ऐसा क्वेश्चन बनते उसमें डालिए और खट से हल कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, ए 36 वाट, बी 1.25 वाट, सी 9 वाट या डी 3 वाट। उपभोक्त शक्ति बताना है। 4 ओम की प्रतिरोधकता है, 12 वोल्ट की बैटरी। चलिए, इसमें जो धारा होती है आई, जिसको आई से दिखाते हैं, उसके बराबर होता है वोल्टेज V और बटे प्रतिरोधकता R। यानी कि शक्ति अगर हमें निकालना है और शक्ति यानी P निकालना है तो वो I गुणे V होता है। ठीक, तो इसमें जब धारा का हम सूत्र लगा के इसको निकालेंगे, धारा का I बराबर, तो इसमें वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो 12/4 बराबर 3, यानी धारा जो हमें मिल गई वह 3 एम्पीयर है। अब हम जो शक्ति वाला सूत्र है P बराबर I गुणे V, इसमें अब P बराबर I कितना, धारा 3 एम्पीयर गुणे वोल्टेज हमें पता ही है 12, तो 12×3 36, यानी उस उपभोक्त शक्ति जो होगी हमारी 36 वाट की होगी। ये सही होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये अपने धारा का सूत्र और शक्ति का सूत्र ये दोनों याद रखिए और इसमें रखकर आप चीज़ों को हल कर लेना, निकल जाएगा। थोड़ा 1-2 बार देख लेना, अगर जैसे विज्ञान कमजोर है तो 2-3 बार देख के इसको रट डालना और ऐसा क्वेश्चन जैसे ही दिखे ऐसे सूत्र पे रख के हल कर लेना। प्रश्न 16वां, किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की। ए जॉन न्यूलैंड्स, बी द्विमित्री मेंडलीव, सी है जोहान दोबेराइनर, डी है जोहान जैकब वामर। बताइए फटाफट। तो इसका होगा ए जॉन न्यूलैंड्स, जो अष्टक नियम की खोज किए थे 1865 में, और जॉन न्यूलैंड्स थे। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हो जाते हैं। प्रत्येक 8वां वाला पहले के समान हो जाता है अगर उनको परमाणु भार के अनुपात अनुसार व्यवस्थित किया जाए। यही नियम है अष्टक का और इसकी खोज किए थे जॉन न्यूलैंड्स 1865 में। रट डालिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही। 17वां, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताना है। आवर्धन A-1/3, B-3, C-1/3 या D-3। कौन सा होगा इसका आवर्धन?
तो सबसे पहले आवर्धन होता क्या है भैया? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। जो प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात जो होता है उसे आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन को m से दर्शाते हैं, m बराबर v बटे u माइनस v बटे u। सूत्र वही है 1f बटे 1v प्लस 1u। सूत्र वही लग रहा है। इसमें फोकस दूरी हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, 1v प्रतिबिंब का हमें निकालना है और प्लस माइनस 1 बटे 24 इधर ये दिया है। माइनस क्यों? अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है वस्तु। अवतल दर्पण के सामने जब रखी होती है तो वो माइनस में होती है, यहाँ याद रखिएगा ये। तो 1v बराबर 1/6 प्लस माइनस 1/24। अब इसको हल करेंगे तो लासा इसका हो जाएगा 24, इधर 4 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इधर 3/24, इसको काटोगे तो 1/8, यानी v बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यम बराबर हमें अब निकल जाएगा, क्योंकि हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों मिल गई। वस्तु की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी -8 और इसका वस्तु की दूरी 24, यानी हमारा आंसर होगा -1/3। अवतल दर्पण है उसी तरफ बन रही है, इसलिए माइनस लग रहा है यहाँ। -8/24 यानी -1/3 इसका आवर्धन होगा, ये सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन 18वां, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण के कारण होता है? ए चेचक, बी त्वचा कैंसर, सी पार्किंसन रोग, डी निमोनिया। अरे भाई, सूर्य से आने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उससे क्या हो सकता है हमारे साथ? सही उत्तर होना चाहिए सबका त्वचा का कैंसर भी सही है। ओजोन पर इससे रोकती है, ओजोन पर नहीं, ओजोन परत। जो ओजोन परत है समताप मंडल में, वह यूवी किरणों को पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती हैं, इसलिए ओजोन हमारा रक्षा कवच है। कवच। ठीक है, इससे त्वचा कैंसर हो जाएगा। अगर ओजोन परत नहीं होती तो यहाँ लोग त्वचा कैंसर से मर जाते। चलिए प्रश्न 19वां, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यता होता है यानी खाली स्थान है, कैसा होता है प्रकृति में टूथपेस्ट? प्रकृति में कैसा होता है वो बताना। ए अम्लीय, बी हानिकारक, सी उदासीन, डी क्षारीय। भाई ये दोनों तो हानिकारक होता तो क्यों हम करते उसे, और प्रकृति पूछ रहा है उसका। और उदासीन इसलिए गलत हो गया क्योंकि टूथपेस्ट जब हम मुंह में रखते हैं तो कुछ न कुछ टेस्ट तो उसका होता है, पानी के जैसा उदासीन तो नहीं न होता। इसमें अम्लीय होगा या क्षारीय? चलिए ट्रिक करिए आप और हम चलते हैं आंसर पर। क्या होगा? क्षारीय। टूथपेस्ट का प्रचार होता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। इसे याद रखिएगा कि इसकी जो टूथपेस्ट सामान्यतः प्रकृति में क्षारीय होता है। नमक मतलब क्षारीय, खट्टा मतलब अम्लीय। ठीक ना। प्रश्न 20वां करिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? रिपीटेड है, फिर से उसी शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में रिपीट किया है उसी साल। बहुत क्वेश्चन है जो रिपीट करता है, इसलिए हमें पीवाईक्यू अच्छे से करना है, क्योंकि हूबहू वही क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो
प्रकृति में कितने हैं? 118। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में तो 118 तत्व हैं, लेकिन प्रकृति रूप से जो पाए जाते हैं ए 94, बी 108, सी 91, डी 89। अब तक तो आप लगा लिए होंगे, इसका होगा ये 94। रट लो इसे, बहुत उपयोगी होगा। 21वां है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जेम्स वाटसन, डी ग्रेगर जॉन मेंडल। अब तक आप ट्रिक कर लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है। तो अब गलत नहीं होना चाहिए आपका, रट लीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉहान नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। 19वीं सदी में इन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करके आनुवंशिकी का पता लगाया था। अगला 22वां लिखेंगे, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता है? जो प्रारंभिक निस्यंद होते हैं रक्त में, उनको नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त में से इसको अलग करता है या एकत्र करता है? प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता है ए ग्लोमेरुलास, बी संग्रह वाहिनी, सी गुर्दे की नस, डी बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता है? याद नहीं होगा तो रट लीजिएगा, बोमन कैप्सूल। डी जो है बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। और वोमन कैप्सूल जो है कप के आकार का होता है। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है तथा इससे छने हुए तरल पदार्थ का इकट्ठा करता है, जिसे निस्यंद यानी फिल्ट्रेट कहा जाता है। कप के आकार का ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है तथा इससे छने हुए तरल पदार्थ का इकट्ठा करता है, जिसे निस्यंद कहा जाता है। यानी प्रारंभिक निस्यंद जो है बोमन कैप्सूल में एकत्रित होता है। 23वां है आधुनिक आवर्त वर्गीकरण। जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है द्वारा प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आधुनिक आवर्त वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। डी आर मेंडलीफ, बी हेनरी मोजेले, सी जे डब्ल्यू डोबेराइनर और डी जॉन न्यूलैंड्स। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था मेरे साथियों? चले अब तक आप लगा लिए होंगे, बी हेनरी मोजले। हेनरी मोजले साहब ने 1913 में परमाणु क्रमांक के अनुसार इसको व्यवस्थित किया। और डी आर मेंडलीव भी जो थे, ये 1869 में परमाणु भार के अनुसार ही इन तत्वों को वर्गीकृत किया। तो ये 1869 में किए। उसके बाद हेनरी मोजले 1913 में परमाणु क्रमांक के अनुसार करके और उसको व्यवस्थित किए, सटीक किए, इसलिए इन्हें आधुनिक आवर्त वर्गीकरण इनके नाम पे जाना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तुत किया। जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है हेनरी मोजले, नाम याद रखिएगा। 24वां रहेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, बी मेथेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, सी एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, या डी एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। कौन सा सही होगा? सभी लोग लगा लो ट्रिक थोड़ा पढ़ के। क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु,
मीथेन में 4, इथेनॉल में 3, एसिटिक अम्ल में 2। कौन सा सही है? इसमें सही है, एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म का देख लीजिए, CHCl3 यानी C कार्बन तो एक ही है, CH4 इसमें भी कार्बन एक ही है। इथेनॉल C2H5OH इसमें 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ 3 का है। लेकिन एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, यानी C 2 है, H 4 है और वो जो है कार्बन जो ऑक्सीजन परमाणु है वो 2 है। तो कार्बन 2 है और इसमें भी 2 लिखा है, यानी यही डी हमारा सही होगा। 25वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्न में से किसका उत्पादन अवशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार इसको 2 ही चीज रटना है, प्रकाश संश्लेषण और पौधों में श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट उत्पाद क्या होगा? ये यूरिया, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने इसको बताया था, किसी का गलत नहीं होगा। इसमें होता है ऑक्सीजन। अच्छा, क्या लेता है क्या छोड़ता है, इसको रख डालिए। श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण में। श्वसन में O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, और प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 26वां, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मानव का जो आहार सिस्टम है, आहार नाल है, पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम है, इसमें से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है वो बताना है। पाचन तंत्र से बना क्वेश्चन है। ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी परिशेषिका यानी अपेंडिक्स, डी गुदा यानी एनस। आहार नाल का इसमें से कौन सा भाग है जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें होगा डी गुदा यानी एनस से। जो बड़ी आंत होती है वो पाचन तंत्र में पचे हुए तरल पदार्थों से पानी और लवणों को अवशोषण और ठोस मल का निर्माण करती है। जो पाचन तंत्र से बचा हुआ जो तरल पदार्थ है उसमें से पानी और लवण अवशोषित कर लेती है बड़ी आंत और ठोस मल तैयार करती है। बी छोटी आंत, भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ये जो छोटी आंत है सभी पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। परिशेषिका जो अपेंडिक्स होती है, इसका मानव के शरीर में कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर कोई ऑपरेशन होता है किसी और चीज का, तो डॉक्टर अगर पेट फाड़ा है तो उसमें से अपेंडिक्स को भी निकाल के बाहर कर देता है, क्योंकि यह किसी काम का अब नहीं है। जब मानव शाकाहारी था, घास पत्ते खा लेता था, तो उसको पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स बनी थी, हमारे प्रकृति ने हमें दिया था। लेकिन अब हम पत्ते नहीं खाते, सेलुलोज नहीं खाते, ऐसे ही, इसलिए अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, या अवशेषी अंग है अब हमारे अंदर, और इसको किसी भी ऑपरेशन में डॉक्टर काट के निकाल ही देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 27वां, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? जो प्रतिरोधकता होती है उसका एसआई इकाई बताना है। ए ओम प्रति मीटर, बी मीटर, सी ओम, डी ओम मीटर। चलिए, बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें होता है डी ओम मीटर। ओम बटे मीटर नहीं होता, केवल मीटर या केवल ओम नहीं होता, ओम डैश मीटर करके ऐसे लिखता है, ओम इंटू मीटर। 28वां प्रश्न है, सफेद प्रकाश की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक
स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें से कि कौन सा रंग घटक सबसे अधिक मुड़ता है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है, तो रट डालिए। अब इन चारों में आपको बताना है कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ेगा, ज्यादा विचलित होगा। तो वो होता है, टिक कर लिए, डी, आसमानी। आसमानी का रंग सफेद स्पेक्ट्रम में इन चारों में से सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे अधिक मुड़ता है। 29वां प्रश्न है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? ए, कोशिका की रसधनियाँ, बी, पत्तियों में, सी, पुराने जाइलम में, डी, फूलों में। गोंद और राल ये अपशिष्ट होते हैं पौधों के, और ये कहाँ संग्रहित होते हैं वो बताना है। इसमें होगा पुराने जाइलम में। याद रखिएगा, रट के रखिएगा, पौधों में उत्सर्जित होने वाले उत्कृष्ट पदार्थ गोंद और राल पौधे के जो पुराने जाइलम है उसमें एकत्रित होते हैं। प्रश्न 30वां है, एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बना है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा? अवतल दर्पण है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी वक्रता केंद्र भी 8 है। फोकस दूरी उसके ध्रुव से कितनी दूर होगी ये बताना है। 8 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर, डी 16 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सी 4 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। तो एफ बराबर आर बटे 2 होता है, तो एफ बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात करता है ना गोले पे बना हुआ, तो वही उसका वक्रता त्रिज्या भी होती है। वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है और वो हमें दिया है, उसका आधा कर देंगे 4। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आगे बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 31वां, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बन रहे हैं। हमारे जो 118 तत्व हैं, आवर्त सारणी है, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे धात्विक यानी परमाणु क्रमांक देख लेना है किसका सबसे ज्यादा है। ए, आर बी यानी रुबिडियम, बी, एल आई यानी लिथियम, सी, सी एस यानी सीजियम, डी, एन ए यानी सोडियम। कौन सा सबसे ज्यादा धात्विक होगा? अब परमाणु क्रमांक भी लिखा है, जब 37, 3, 55, 11 सबसे ज्यादा जिसका होगा वही होगा। इसमें सही होगा सी, सी एस, सीजियम 55। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में सामान्यतः प्रकुंचन, सिस्टोलिक और अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक दाब कितना होता है? जो बीपी नापते हैं ना, बीपी, उसमें वो जो तन यंत्र उपयोग होता है उसका बता रहा है कि प्रकुंचन और अनुशीलन कितना होता है उसका। रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? पढ़ लीजिए और तुरंत टिक करिए, क्योंकि हम जा रहे हैं आंसर पे। इसमें होगा डी, 120 mm ऑफ एच जी से 80 mm ऑफ एच जी।
सामान्य बीपी जो है 120 और 80 होनी चाहिए, वही चीज है। किसी का गलत नहीं हुआ होगा। चलिए, प्रश्न 33, प्रोपेन में सह संयोजी बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रोपेन जो है उसमें सह संयोजी बंधों कुल संख्या ए 10, बी 7, सी 12, डी 8। कितना होगा भैया? ये 10 होगा प्रोपेन। C3H8 होता है। सी सी से जो बंध बनाते हैं वो 2 होते हैं, और CH का जो बंध बनता है वो 8 होते हैं, तो टोटल 10 बंध होते हैं। कुल बंधों की संख्या 10 होती है। 34वां है, ब्लीचिंग पाउडर इसमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा गुणधर्म नहीं है वो बताना है। ये कपास के रेशों के विरंजन के लिए, बी ऑक्सीकरण के लिए, सी जल शोधन में, या डी उपचायक के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर इसमें से कौन सा गुणधर्म नहीं देता है, नहीं प्रदर्शित करता है? वो डी है, अपचायक। अपचायक का गुणधर्म इसका नहीं होता है। बाकी कपास के रेशों के विरंजन के लिए होता है, ऑक्सीकरण के लिए भी होता है, जल शोधक का भी गुणधर्म इसमें होता है, लेकिन उपचायक का नहीं होता, याद रखिएगा। 35वां, 60 वोल्ट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरणों की में प्रवाहित धारा होगी। 60 वोल्ट का एक उपकरण है और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। ए 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, बी 2.5 एम्पियर, सी 0.2 एम्पियर, या डी 5.0 एम्पियर। चलिए हल करते हैं और रट डालिएगा। सूत्र होता है इसका P बराबर V बाई आई, V गुणे आई, P पावर 60 है और इधर 12 वोल्ट है। अब धारा जो I है वो हमें धारा निकालना है, प्रवाहित धारा बतानी है ना, जो कि एम्पियर में होगी। तो 60 इधर है, इधर आई, अब इधर रख दें, दोबारा को उधर भेज देंगे, 60/12 यानी 5 एम्पियर। डी वाला हमारा सही होगा, डी। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति या तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा? विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति यानी तीव्रता को प्रभावित नहीं करेगा। ये धात्विक कोर की लंबाई, बी कुंडलियों के माध्यम से प्रवाहित धारा, सी कुंडलियों में फेरों की संख्या, या डी कुंडलियों में स्थापना की दिशा। कौन सा विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा? कुंडली के स्थापन की दिशा, जो कुंडली है उसके स्थापन की दिशा जो है उससे चुंबकीय शक्ति की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रट डालिएगा, याद रखिएगा। 37वां है, जीन ये खाली स्थान है कि गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये गुणसूत्रों, बी युग्मकों, सी एंजाइमों, डी हार्मोनों। जीन जो होते हैं किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? सही उत्तर होगा हार्मोनों। जो जीन है वो हमारे हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, याद रखिए। रट डालिए। 38वां, इसमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है कौन सी गैस? बहुत सिंपल, बहुत सरल। ए CO, बी O2, सी CO2, डी O3। अरे भैया, कौन सी गैस है सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? इसमें केवल ही केवल ऑक्सीजन हो सकती है। तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें
जो CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। O2 कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक ही है। और O3 यानी ओजोन, यह हमारा रक्षा कवच है, अगर ये समताप मंडल में जो परत बनी है उसके अनुसार है। 39वां करेंगे, तापन द्वारा की जाने वाली अपघटना अपक्रिया क्या कहलाती है? तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, सी प्रकाश रासायनिक अपघटन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? चलिए, ऊष्मीय अपघटन। अरे भैया तापन से है, ऊष्मीय ही होगा ना, विद्युत प्रकाश रासायनिक ऊष्माक्षेपी ये सब नहीं होगा, ऊष्मीय अपघटन होगा। 40वां है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है उसमें कई सी घटनाएं एक साथ जुड़ती हैं, लेकिन उसको बताना है जो उसमें शामिल नहीं है। वो ना होगी तब भी वो घटना होगी इंद्रधनुष बनने की, वो चीज बताना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विप्रकीर्णन, शिवर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। इसमें सही उत्तर बताएगा जो उसको इसकी PDF व्हाट्सएप नंबर पे सेंड की जाएगी। चलिए 40वां में जो B है, प्रकीर्णन, यह गतिविधि नहीं जुड़ी होती है। प्रकीर्णन तो प्रकाश को फैला देता है मेरे दोस्तों, जो हमारा वातावरण है उसमें सूक्ष्म कण हैं, वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसको प्रकीर्णन कहा जाता है। लेकिन इंद्रधनुष की जो प्रक्रिया है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसका रोल है। वर्ण विक्षेपण जो बहुत जबरदस्त इसका रोल है, और अपवर्तन, इन तीनों का बहुत मस्त रोल है इंद्रधनुष के निर्माण में, लेकिन प्रकीर्णन का नहीं है। ये चीजें याद नहीं हो तो रट लीजिएगा। 41वां करेंगे, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। ये पराग, विपरागकोश, तंतु, वर्तिका। चलिए, तो इसमें D वर्तिका जो है यह पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं होती, वर्तिका। बाकी पराग, परागकोश और तंतु ये तीनों होते हैं। 42वां करेंगे, सभी लोग आभूषण का काला पड़ना का एक उदाहरण है। किस चीज का एक उदाहरण है भैया? ए फोटोलिथिक अपघटन अभिक्रिया, B ऑक्सीकरण अभिक्रिया, C उदासीन अभिक्रिया, D ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आभूषणों का काला पड़ना कौन सी अभिक्रिया है? तो मेरे समझ से इसका सभी सही करेंगे, B ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। जहाँ भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई वहाँ चीजों में सफेद पपड़ी सा बनने लगता है, और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। 43 करेंगे, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? A आभासी और उल्टा, B वास्तविक और सीधा, C वास्तविक और उल्टा, D आभारी और सीधा। आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, अब वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के सामने रखी है, ध्रुव P और फोकस F के बीच में है, इसका होगा आभासी और सीधा और बड़ा भी। अवतल दर्पण के सामने
उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच कोई बिंदु पे रखी है कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वर्धित होता है, यानी बड़ा भी होता है। इस चीज को रट लीजिए, ऐसे नहीं पता चलेगा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो रट लीजिए, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 44वां, निम्न में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम, फिर देखो कितना रिपीट हुआ है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में जो उत्सर्जन होता है उन चीजों का। तो निम्न में से कौन से पदार्थ में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? ए CO2 और O2, बी ग्लूकोज और O2, CO2 और ऊर्जा, और डी CO2 एंड H2O और ऊर्जा। श्वसन में अंतिम उत्पाद है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, उसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा डी, CO2, H2O और ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यह श्वसन का अंतिम उत्पाद होते हैं। 45वां करेंगे, निम्न में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? ये सरसों और गुड़हल, बी तरबूज और पपीता, सी ग्लूकोज और पपीता, अरे गुड़हल और पपीता, डी तरबूज और सरसों। बताइए, अभी तक आप टिक कर लिए होंगे, इसका होगा तरबूज और पपीता। एक लिंगी पुष्प या तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं या मादा प्रजनन अंग अंडप होते हैं, लेकिन दोनों नहीं होते, उसको एक लिंगी कहते हैं। इसमें एक लिंगी में खीरा, मक्का और आरंडी भी आता है, तरबूज और पपीता के अलावा। ठीक, याद रखिएगा। 46वां क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पपराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पपराशरी विलयन में रखने उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या इसको भी विसरण कहते हैं, या इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं? चलिए, ठीक कर लिए होंगे अभी तक, तो इसमें होगा डी, परासरण। परासरण प्रक्रिया में जीवित कोशिकाओं को अल्पपराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है, इसको परासरण प्रक्रिया कहा जाता है। 47वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, यानी वहां का तापमान तय करेगा कि वहां नर होगा कि मादा, और यह किस वर्ग के जो जीव हैं उसमें तापमान मुख्य फैक्टर बन जाता है प्रजातियों के लिंग के निर्धारण में। ये स्तनधारी, बी उभयचर, सी पक्षी, या डी सरीसृप। चलिए, नहीं पता है तो रट डालिए सरीसृप। इसमें इनका तापमान बहुत प्रभावित करता है लिंग निर्धारण में। सरीसृप में मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, सांप जैसे जानवर आते हैं। अगर तापमान उच्च है तो मादा होगी, अगर तापमान निम्न है तो नर होगा। तापमान इफेक्टिव हो जाता है, उनके लिंग का निर्धारण करता है सरीसृपों में। 48वां है, पारिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाता है क्या? ये जो पारिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाता है, सोलेनॉइड की दिशा बदलना, सोलेनॉइड की दिशा बदल देने पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा क्या? इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखना, अगर परिनालिका में अंदर नरम लोहे की कोर रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है क्या? ध्रुवों घुमावों की घटती संख्या, जो घुमाव है उनकी संख्या घटा देने पर क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है?
डी, धारा की दिशा बदलने पर क्या चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है? आपको बताना है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किस क्रिया के द्वारा बढ़ जाता है? इसमें सही होगा बी, इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखने पर जो परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 49वां है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा, यहाँ खाली स्थान है, ए सभी प्रतिरोध में बराबर होती है, बी उनकी मोटाई के समानुपाती होती है, सी उनके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, डी धीरे धीरे बढ़ती है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोध में बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। श्रेणी संयोजन अगर है तो उसमें प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोध में बराबर होती है। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली यानी तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? इस बात का खंडन किसने किया था कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली या तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? ये रदरफोर्ड, बी ओहलर, डी डाल्टन, सी डाल्टन, डी चार्ल्स। कौन सा सही होगा? और आप लोगों ने अभी कर लिया होगा। इसमें बी बोहलर या 1828 में इस बात का खंडन किए थे। अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही नहीं बनते हैं। बोहलर साहब थे 1828 में। दोस्तों, विज्ञान का भाग 4 डिस्कस हो गया है और अभी तक विज्ञान के 200 PYQ डिस्कस कर लिए गए हैं। किन चुने टॉपिकों से प्रश्न बने हैं जो पहले ही वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, बाकी जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चल रही हैं? PYQ से। PYQ से हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक का पता चल रहा है और उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर हमारा रिकैप प्रोग्राम चल रहा है। रिकैप प्रोग्राम में हम ग्रुप डी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकैप जो प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक दिया गया है, या चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट बनी है रेलवे ग्रुप डी रिकैप प्रोग्राम के नाम से या रिकैप सीरीज के नाम से, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए और सभी वीडियो देख डालिए। स्पीड बढ़ा के देखिए लेकिन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसमें डिस्कस किया गया है। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर जुड़ जाइए। पीडीएफ क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम जब एग्जाम पास होगा तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते। हमारे पास पीडीएफ होगा, हम 10 मिनट में सरसरी निगाह पर उसको रिवाइज कर लेंगे और हमारी सभी पढ़ाई ताज़ा हो जाती है, तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होता है। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ये PYQ है दोस्तों, इसकी अहमियत अगर आपने नहीं समझा तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सारे PYQ यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, उसको देख लीजिए, वहां से चुनिए कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं तो डिस्कस करता ही हूँ, आपको भी ध्यान देना है कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है, उन टॉपिकों को मजबूत करिए। एग्जाम का वो 2 घंटा या 1.5 घंटा डिसाइड करता है कि आप जीवन के किस तरफ जाने वाले हैं। फिर से वही तैयारी में लगना है कि आप एक सिलेक्शन लेकर अपने जीवन को बदल लेंगे। इसलिए तैयारी में कोई कोताही नहीं, मेहनत में कोई कोताही नहीं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर इन वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई विशेष वीडियो चाहिए तो वो अवश्य बताइए। आपको कुछ विषय ऐसे लगते हैं, कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसको समझना है तो बताइएगा, हम उसको सरलीकृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए और अच्छा मटेरियल देने के लिए।
हमारा हौसला बढ़ाइए। और आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।